जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम सिंप्लीफाई करेंगे 27 जुलाई के विजन आइज न्यूज़ को। इस ओरिजिनल पीडीएफ का क्रेडिट जाता है विजन आइज को। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो न्यूज़ है वो हमने ऑलरेडी कवर कर ली है, बस एक अलग ढंग से। तो 18 जुलाई के जो करंट अफेयर हमने किए थे उसी में सेम ही टॉपिक आया हुआ था कि कैसे क्लाइमेट चेंज जो है उसमें हम एजुकेशन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज का जो एजुकेशन पे इम्पैक्ट आ रहा है उसको सेम टू सेम है। वो जो रिपोर्ट थी वो यूनेस्को की रिपोर्ट थी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यूनेस्को की रिपोर्ट थी। और ये जो रिपोर्ट है वो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। दैट्स इट। चलिए सेम टू सेम पॉइंट्स ये सारे के सारे। सबसे पहले क्या बोला हुआ है कि भाई एजुकेशन हमेशा ओवरलुक्ड रहा है क्लाइमेट की पॉलिसी में। तो हम जितना भी पैसा खर्च करते हैं उसमें से सिर्फ 1.3% जितना ही पैसा हमारा एजुकेशन के रिलेटेड जाता है। ओके। फिर स्कूल क्लोजर, तो जितने भी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं 75% जितने में स्कूल बंद हो जाती है, जिसके चलते 5 मिलियन के जितने लोगों को इसके स्टूडेंट्स को अफेक्ट होता है। ओके। साथ ही साथ लिखा है कि 99% चिल्ड्रन अक्रॉस द वर्ल्ड एटलीस्ट वन ऑफ द क्लाइमेट चेंज इवेंट से वल्नरेबल है। ओके। फिर राइजिंग टेम्परेचर, तो वही बोला है कि भाई इससे भी उनकी प्रोडक्टिविटी पे फ़र्क पड़ता है, एजुकेशन पे फ़र्क पड़ता है, उनके स्कोर पे कम पड़ सकता है। ओके। उसका एक एग्जांपल भी दिया है कि कैसे 10% जो ब्राज़ीलियन का हॉटेस्ट एरियाज़ हैं वहाँ पे जो लर्निंग है उसके आउटकम 1% से लॉस हुए ही हुए हैं। बकवास है बेटा। आगे फूड सिक्योरिटी, तो कैसे क्लाइमेट चेंज होगा उसके चलते फूड इनसिक्योरिटी भी आ जाएगी। जो स्कूल इनरोलमेंट होगा वो भी जियोपार्डाइज हो जाएगा, क्योंकि अगर आपके पास पैसा ही कम है तो आप स्कूल कैसे अफोर्ड कर पाओगे। डेफिनेटली आपको अलग अलग तरीक़ों से स्कूल पे इम्पैक्ट पड़ेगा, एजुकेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर है डिसप्रपोर्शनेटली हार्म, जैसे कि अराउंड 4 मिलियन गर्ल्स क्लाइमेट चेंज की वजह से एजुकेशन से वंचित रह जाती है, उनको दूर रहना पड़ता है, वो अपना एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाती। तो ये सब क्लाइमेट चेंज के एजुकेशन के ऊपर इम्पैक्ट है। ओके। अगर आपको एजुकेशन का भी कोई क्वेश्चन आता है उधर भी आप इस पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं, और क्लाइमेट चेंज का भी आता है तो उधर भी आप इस पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। वेल, अभी क्या अप्रोच होनी चाहिए, हम कैसे अडेप्ट कर पाएंगे एजुकेशन सिस्टम में क्लाइमेट चेंज के सामने। तो सबसे पहले तो क्लाइमेट रेजिलियंस लेके आए एजुकेशन मैनेजमेंट में। ओके। जिसका एक एग्जांपल है कि इंडोनेशिया ने इंडोनेशिया रिस्क मोबाइल ऐप करके, INA रिस्क मोबाइल ऐप करके डिज़ास्टर नॉलेज के लिए बना दी। फिर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्लाइमेट रेजिलियंस बनाना चाहिए। कैसे रवांडा ने स्कूल के चारों तरफ रिटेनिंग वॉल्स बना दी, ताकि अगर फ्लड्स आती है तो उससे स्कूल को कुछ इम्पैक्ट ना हो। ये सब आपको याद ना रहे तो चलेगा, कोई इतना काम का है नहीं, बस ऐसे याद रख लो कि एजुकेशन मैनेजमेंट, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्लाइमेट रेजिलियंस बनाना है। और तीसरा पॉइंट है हमारा, जो लर्निंग कंटिन्यूटी है वो बनी रहे वैसा हमें काम करना है। जैसे गाना ने आफ्टर कोविड बैक टू स्कूल कैंपेन शुरू किया था, हमने क्या किया था, तो हमने ई शिक्षा अभियान शुरू किया था, अभी भी चल ही रहा है जो कि। ओके। तो बेटर इफ़ वी यूज़ इंडियाज़ एग्जाम्पल रेदर देन अदर कंट्रीज एग्जाम्पल। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है मैदान के रिलेटेड। इसको मैदान भी बोलते हैं, ये जो ओ है इसके बदले यहाँ पे ए भी होता है कई जगह पे। आगे अभी ये है क्या भाई, तो यहाँ पे नीचे देख लो। सबसे पहले तो असम में जो अहोम किंगडम था उसमें अगर किंग या क्वीन किन्हीं की डेथ हो जाती थी तो उनके ऊपर एक बरियल जैसा बनाया जाता था, बड़ा सा ऐसे स्फेरिकल ऐसे राउंड, यहाँ से उसका गेटवे होता था। इसी को मोइदाम बोलते हैं। इसका मैं आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुकिए, फिर आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। ये है, ऐसे बनाते हैं ये, ठीक है। ये है फ्रंट से फ़ोटो, ये ऊपर से फ़ोटो है। तो यही है मोइदाम। इसमें होता क्या है, इन शॉर्ट जो उनकी बरियल होती है वही होती है, उनको वहाँ पे दफनाया जाता है। ये किन्होंने शुरू किया था, तो उनके रूलर थे चावलंग सिंखापा, उन्होंने शुरू किया था। उनकी फर्स्ट कैपिटल थी चेराईदेओई, जिसको चेराईदेओ बोलते, अभी वो डिस्ट्रिक्ट है आसाम की, वहाँ पे ये है। ओके, दैट्स इट। तो ये जो है इसी को इंक्लूड किया गया है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, और ये इंडिया का 43
3rd एंट्री हो गई है। इससे पहले हमारी लास्ट थी जो होयशाला के टेम्पल थे, हम्पी के टेम्पल थे, होयसाला नहीं सॉरी, हम्पी के जो टेम्पल थे वो टेम्पल जो कि होयसाला के द्वारा बने हुए थे। चन्ना केशव, केशव और विट्ठल शायद, चलिए होयशालेश्वर, चन्ना केशव, केशव एंड होयशालेश्वर, हलेबीड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 3 टेम्पल थे, वो 42nd एंट्री थी, ये 43rd एंट्री हो गई है। कौन है इसको भाई एडमिट कौन करता है इसको? तो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी एडमिट कर डालती है कि हाँ भाई ये इसका हिस्सा है। ये जो आसाम का है, ये आसाम का 3rd है। इससे पहले काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क भी ऐड हो चुके हैं, अब ये मैदान में ऐड हो चुका है। इंडिया पूरे वर्ल्ड में 6th पोजीशन पे आता है कि सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहाँ, कौन से देश में है। ओके, फीचर क्या है इस मैदान के? तो ये स्फेरिकल साइज में हमने फोटो से देख लिया है, शेप में वेरी कर सकते हैं। तो जिसका पावर ज़्यादा उसका वो मैदान भी बड़ा, और जिसका स्टेटस सेम, पावर स्टेटस दोनों से, जिसका कम है उसका छोटा है। ये वॉल्टेड चैम्बर रहता है, हमने देख लिया है। हेमिस्फीयर रहता है, वो भी हमने देख लिया है। साथ ही साथ इसमें चैम्बर जो होती है वो कवर होती है ब्रिक स्ट्रक्चर से, चौचाली जिसको ये लोग बोलते हैं। फिर ऑक्टेंगुलर बाउंड्री वॉल होती है, वो भी हमने देख लिया। इसके सराउंडिंग एक बाउंड्री वॉल भी होगी। ओके, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में बात कर लेते हैं। तो कल्चरल नेचुरल दोनों को मिल सकता है और मिक्स भी होती है। हमारी जो कांचनजंगा है वो मिक्स्ड साइट है, दो मतलब मिक्स हो सकती है, कल्चरल भी है और नेचुरल भी है। और किसको ये एडमिट करेंगे? तो उनके 10 क्राइटेरिया है, उन 10 में से कोई भी एक अगर आप फुलफिल कर पा रहे हो तो वो साइट इंक्लूड हो सकती है। ओके, सिर्फ आपको रिक्वेस्ट डालनी है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के पास, फिर वो अगर एक्सेप्ट करते हैं तो आपका इंक्लूजन हो जाएगा। वैसे थोड़ी सी लंबी प्रोसेस है, बट शॉर्ट में इतना ही याद रखिए। चलिए, और ये मीटिंग कहाँ पे हुई थी? तो मीटिंग दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट न्यूज़, आरबीआई ने प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए भी इशू कर दिया है। सबसे पहले ये है क्या फ्रेमवर्क? तो किसी भी बैंक की अगर हालत ख़राब होती है कि उसके भाई एनपीए ज़्यादा बढ़ गए, एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट ज़्यादा बढ़ गए हैं, वो क्या होता है वो भी बता दूंगा। वो ज़्यादा बढ़ गए हैं, बैंक ठीक से कामकाज नहीं कर पा रही है, उसका मैनेजमेंट थोड़ा वीक हो गया है, तो उसको हम डालते हैं कि इसको करेक्ट करो भाई। उसके लिए कुछ भी एक्शन करना पड़े वो करो, और प्रॉम्प्ट करो, तुरंत करो। तो उसी से है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क। पहले हम ये शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक और एनबीएफसी के लिए लेके आए थे, अभी हमने ये कोऑपरेटिव बैंक के लिए भी बढ़ा दिया, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए। किसके ऊपर ये लागू पड़ेगा? फीचर क्या क्या है इसके? तो हाँ भाई, फाइनेंशियल हेल्थ ठीक करेगा, साथ ही साथ टीयर 2, 3, 4 कैटेगरीज जो होती है उनमें ये काम करेगा। एक्सेप्शन क्या है? तो ऑल इंक्लूसिव डायरेक्शन में नहीं करेगा। ऑल इंक्लूसिव डायरेक्शन क्या है? तो भाई आपको जितनी भी पब्लिक की इंक्लूसिविटी के लिए जो भी फीचर्स होता है, जो भी कामकाज होता है, वो आपको करना होता है। जैसे कि इंश्योरेंस कोई प्रोवाइड कर रहा है, कोई वाइड फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, कस्टमर सेंट्रिक कोई अप्रोच है, तो ये ऑल इंक्लूसिव हो जाएगा, नॉर्मल बात। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो चैलेंजेस है क्या अभी हमारे पास? बाकी इधर तो वही नॉर्मल चीज़ है कि क्वालिटी एसेट, ये तो चैलेंजेस में आते हैं। क्यों हमें करना पड़ रहा है? तो डुअल कंट्रोल है। डुअल कंट्रोल क्यों है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पे? यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आइए, यहाँ पे। तो सबसे पहले जो बैंक के फंक्शंस होता है, जैसे लगे लाइसेंसिंग, ऑपरेशन, वो सब कौन रेगुलेट करता है? तो वो सब आरबीआई करता है। जबकि रजिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, ऑडिट, लिक्विडेशन, ये सब स्टेट गवर्नमेंट करता है, जो भी स्टेट में वो हो। समझ लीजिए गुजरात में है तो गुजरात स्टेट गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करेगा, जबकि उसके जो फंक्शनिंग है, लाइसेंसिंग, ऑपरेशन, वो आरबीआई रेगुलेट करेगा। तो ये डबल रेगुलेशन हो गया ना, डुअल कंट्रोल। तो ये भी एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का चैलेंज है। दूसरा चैलेंज क्या है? ग्रोस एनपीए का बढ़ना। एनपीए क्या होता है कि समझ लीजिए कि बैंक ने किसी को लोन दी हुई है, अभी वो लोन बैंक का तो एसेट है ना, क्योंकि उस लोन के ऊपर ही बैंक को पैसा मिलने वाला है, इंटरेस्ट मिलने वाला है। अभी समझ लीजिए वो लोन बैंक ने मुझे लोन दी और मैं उस बैंक की लोन को भरपाई नहीं करता हूँ, मैं उसकी ईएमआई नहीं भरता हूँ, तो वो जो बैंक अपना एसेट समझ रही है, वो एसेट तो परफॉर्म नहीं कर रहा है ना, क्योंकि अगर मैं इंटरेस्ट नहीं पे कर रहा हूँ तो एसेट परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो इसी को बोलेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, यानी कि बैंक ने कोई लोन दी है और वो लोन की ईएमआई भरपाई नहीं हो पा रही है, तो वो है लोन नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ऐसे बहुत सारा होता है, हमारे पास बहुत सारे किस्से हैं, जैसे कि विजय माल्या जी बहुत सारे लोन लिए और फिर भरपाई नहीं किए, तो वो कितना बड़ा एनपीए हो गया।
ह्यूज। तो ये एनपीए बढ़ते जा रहे हैं। फिर प्रोफेशनल मैनेजमेंट है वो कम है हमारे पास। मार्केट कंपटीशन बहुत ज़्यादा है अर्बन कोऑपरेटिव के सामने, जैसे कि शेड्यूल्ड फाइनेंशियल बैंक्स आ रही है, फिनटेक्स कंपनीज आ रही है। फिर कॉन्सेंट्रेटेड इन फ्यू एरियाज, जैसे कि जो वेस्टर्न एज है ना हमारी, वहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स मिलती है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका वाले एरिया में। साथ ही साथ उधर भी मिलती है पर सबसे ज़्यादा यहाँ पे है। और दूसरा है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में। और ऊपर नॉर्दर्न बाजू में देखोगे तो आपको बहुत कम मिलेगी, कंपेरेटिवली कम। तो ये सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड है फ्यू स्टेट्स में, ये भी एक दिक्कत है। ओके, चलिए अभी अबाउट देख लेते हैं। तो वही है कि देखो, हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कहाँ पे डिफाइंड है। तो ये फॉर्मली तो हमने डिफाइन की ही नहीं हुई है, बट हाँ, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स के हम इसे रिफ़र करते हैं। अगर वो अर्बन एरिया में है तो वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है। डुअल कंट्रोल वो तो हमने देख ही लिया है, आरबीआई स्टेट गवर्नमेंट का। फिर क्लासिफिकेशन क्या है, टीयर 1 कोऑपरेटिव बैंक किसको बोलेंगे, जो 100 करोड़ तक देखेगी, टीयर 2 जो 1000 करोड़ तक देखेगी, टीयर 3 जो 10,000 करोड़ तक, टीयर 4 मोर देन 10,000 करोड़। चलिए, तो यही है, आप समझ गए हो, ठीक है। इसी के साथ आप क्वेश्चन में किसके कैसे यूज़ करोगे, अगर कोई बैंकिंग के रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप उधर लिख सकते हो कि कैसे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन प्लान हम बैंक के लिए लेके आए ताकि बैंक की सिचुएशन अच्छी हो जाए, बैंक की कंडीशन अच्छी हो जाए। दैट्स इट। और ये चैलेंजेस है बैंक के, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, दूसरी बैंक का क्वेश्चन आता है तो आप इसे यूज़ कर पाओगे कि भाई एनपीए हमें कम करना चाहिए, इंक्लूसिविटी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि रीजनल डाइवर्सिटीज़ हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं हमें, प्रोफेशनलिज्म कम है और मार्केट कंपटीशन ज़्यादा है। ये हर एक में चल जाएगा ना, कोई भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, बैंकिंग सेक्टर में ही ये चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़, टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की रिपोर्ट आई है। क्या आई है कि भाई 2019 से 23 तक हमारे ऑलमोस्ट 650 टाइगर्स मर चुके हैं। प्रॉपर नंबर है 628। चलिए पूरा रिपोर्ट देखते हैं। तो एनटीसीए का डेटा क्या आ रहा है, तो जितने भी टाइगर मरे हैं उसमें से हाफ ऑफ द कैसे कैसे मर गए, तो विद इन टाइगर रिजर्व, कि जो टाइगर रिजर्व का एरिया होता है उसके अंदर ही आधे टाइगर मर गए। फिर 1/3 है वो इसके बाहर मर गए हैं। तो ये हमारा लैब्स दिखाता है कि कैसे हम टाइगर रिजर्व के अंदर भी टाइगर का पूरी तरीके से ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, या तो वो किसी बीमारी से मर रहे हैं या तो आपस में लड़ाई से मर रहे हैं, बट कैसे भी मर रहे हैं। ये हमारा लैब्स है। आगे नंबर ऑफ, हाँ नेचुरली भी मर सकते हैं, वो अलग बात होती है। नंबर ऑफ टाइगर डेथ्स कहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेथ हुई है। और कौन से टाइम पीरियड में, तो 2023 में सबसे ज़्यादा डेथ हमें देखने को मिली है सिंस 2012। 178 हमारे टाइगर मर चुके हैं 2023 में। ओके, इसको आप कहाँ पे यूज़ करोगे, तो कोई भी एनवायरनमेंट के रिलेटेड बुरी चीज़ है उसमें आप इधर डाल सकते हो, या फिर कोई वाइल्ड लाइफ के रिलेटेड कोई बुरी चीज़ है, चैलेंजेस है, उधर भी आप डाल सकते हो। चलिए अभी टाइगर के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये फ्लैगशिप स्पीशी है ऑफ कोर्स, ये हमारा नेशनल एनिमल भी है। टोटल अराउंड कितनी हमारी पॉपुलेशन है, तो 3,500 के आसपास है। किसके अकॉर्डिंग, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2022 के अकॉर्डिंग। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, तो जितने भी वर्ल्ड में पॉपुलेशन है, वाइल्ड पॉपुलेशन, उसमें से अराउंड 75% अपने पास ही है। दूसरा है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर्स है हमारे, फॉलोड बाय कर्नाटका एंड उत्तराखंड। ओके, हैबिटेट कहाँ पे, शिवालिक गंगेटिक प्लेन्स में, सेंट्रल इंडिया में, ईस्टर्न घाट्स में, वेस्टर्न घाट्स में, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स में, ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स में, सुंदरबन में। ओके, ये सब बकवास बात है, आपको ऐसे ही पता होनी चाहिए ये, और पता चल भी जाएगी। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अभी देखो यूपीएससी 2-3 साल से लगातार कैरेक्टरिस्टिक पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी एनिमल का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, सबसे पहले ये सॉलिटरी होते हैं, मतलब अकेले घूमते होते हैं। दूसरा, अभी ये लायन का है ना, तो लायन फैमिली में हो रहते हैं ज़्यादातर। ये नॉक्टर्नल होते हैं, मतलब कि नॉक्टर्नल मतलब जो सन की गैर हाजिरी में घूमता हो, रात के दौरान या फिर इवनिंग के दौरान या फिर अर्ली मॉर्निंग, बट जहाँ पे सन न हो, तो ये मोस्टली नॉक्टर्नल है। दिन में भी होते हैं बट मोस्टली नॉक्टर्नल है। फिर ये टेरिटोरियल एनिमल है, मतलब अपनी टेरिटरी डिफाइन होती है, ज़्यादातर वो उसमें ही रहते हैं।
और ऐसा है कि एक अडल्ट मेल होता है, वो इनकैपेसिस जो भी टेरिटरी करता है उसके अंदर 2 से 7 फीमेल्स होती है। ओके, ये उसके फीचर्स हो सकते हैं जो कि शायद पूछ ले, क्योंकि यूपीएससी अभी पूछ रहा है कुछ सालों से। और एक और चीज़ क्या है, जैसे हमारे ह्यूमन फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो एकदम अलग होता है ना, आइडेंटिकल ट्विंस के भी फिंगरप्रिंट्स अलग होता है। आइडेंटिकल ट्विंस का डीएनए सेम हो सकता है बट फिंगरप्रिंट अलग होते हैं। वैसे ही टाइगर की जो स्ट्रिप्स होती है ना वो अलग होती है। ये अगर टाइगर है तो टाइगर की ऐसे स्ट्रिप्स होती है ना, ये जो स्ट्रिप्स होती है ना वो हर एक टाइगर की अलग होती है। आगे थ्रेट्स क्या क्या है टाइगर के ऊपर, तो हैबिटेट लॉस, पोचिंग, पोचिंग मतलब वही मार देते हैं जो लोग, वही हंटिंग, इलीगल ट्रेड, कॉन्फ्लिक्ट विथ ह्यूमंस। ओके, कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, तो शेड्यूल 1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इंडेंजर्ड, IUCN रेड लिस्ट एंड साइट्स का अपेंडिक्स 1। ये हमने कर लिया है पहले साइट्स वाला। चलो कंजर्वेशन मेजर हमने क्या क्या लिए हैं, सबसे पहले ग्लोबली देख लेते हैं। तो ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव हमने लिया है जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा सपोर्टेड है। फिर ग्लोबल टाइगर फोरम हमने बनाई है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ये सेम टाइगर कंजर्वेशन के रिलेटेड बात करती है। फिर हमने वाइल्ड लाइफ फंड फॉर टाइगर बनाया है। इंटरनेशनल टाइगर डे हम सेलिब्रेट करते हैं 29 को, 2 दिन के बाद आएगा। 2 दिन तो नहीं, एक ही दिन, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 28 को। आगे इंडिया के मेजर्स क्या क्या हैं जो हमें एक्चुअली यूज़ करनी है, तो हम टाइगर मॉनिटरिंग सिस्टम लेके आए हैं, एम स्ट्राइप्स। इधर हम करते क्या है, तो कैमरा वैमरा लगा देते हैं और मॉनिटर करते हैं कि हाँ ये टाइगर है, उसका नाम है मीना, ये टाइगर है वो उसका नाम है शीला। एक्चुअली ऐसे ही नाम रखते हैं अगर आप कभी डिस्कवरी में देख रहे हो तो। फिर है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, हमने ये बॉडी बनाई है जिसका काम ही यही है, उसी की तो ये रिपोर्ट आई है NTCA की। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनाया है हमने। फिर प्रोजेक्ट टाइगर लेके आए हैं 1973 में, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ओके चलिए आगे देखते हैं। कारगिल विजय दिवस, उसकी 25th एनिवर्सरी है। 26 जुलाई को हम ये विजय दिवस सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि तब हमने विजय प्राप्त की थी अगेंस्ट पाकिस्तान इन 1999। इसी को हम बोलते हैं ऑपरेशन विजय। ओके, बैकग्राउंड डेफिनेटली आप सबको पता ही होगा, बहुत सारी मूवीज़ में भी देखा है और वैसे भी आपको स्टोरी पता होगी। इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुआ था कारगिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, लाइन ऑफ कंट्रोल 1999, जब पाकिस्तान इलीगली हमारे ऑक्यूपाइड एरिया, हमारे एरियाज़ में घुसकर उसको ऑक्यूपाइड कर लिया था, जैसे कि द्राश, मशको वैली, कास्कर एंड टाइगर हिल। ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ, तो लाहौर डिक्लेरेशन हम साइन हुआ था जिसमें दोनों कंट्री ने सुलह कर लिया था। फिर कारगिल वॉर मेमोरियल हमने बनाया हुआ है, नेशनल वॉर मेमोरियल भी दिल्ली में है, जिधर हम सोल्जर को ट्रिब्यूट पे करते हैं। मिलिट्री रिफॉर्म क्या क्या हुए हैं आफ्टर कारगिल वॉर, जो कि काम के हैं, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ये काम का है। चलिए, तो कारगिल रिव्यू कमेटी हमारी बनी थी जिन्होंने कुछ कुछ रिकमेंडेशन दी। क्या रिकमेंडेशन दी, सबसे पहले हमें डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी बनानी चाहिए। इसी के चलते हमारी काफ़ी सारी इंटेलिजेंस एजेंसी बनी हुई है। आप मुझे अगर पता हो तो सिर्फ एक बता दीजिएगा कमेंट में, ठीक है, मैं बता नहीं रहा हूँ नाम। आगे नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनाई, इनका भी काम यही था, इंटेलिजेंस एजेंसी टेक्निकल होती है पर ये। फिर फर्स्ट CDS हमने ये रिकमेंड दिया था कारगिल कमेटी ने, बट हमने बनाया 2019 में। ओके, फिर फर्स्ट ट्रायल एज सर्विस कमांड हमने बनाया अंडमान निकोबार में पहला, तो ये आफ्टर कारगिल वॉर है, पहले हमने ये कुछ नहीं किया था। और आपको एक इन्फो देता हूँ, काम की नहीं है, ऐसे ही कि एक टाइम था जब हमने वो एरिया जिधर से ये एक पास था हाजीपीर पास, ठीक है, ये हाजीपीर पास हमने एक टाइम पे वॉर जब हुआ था तब पाकिस्तान से जीत लिया था, और यही हाजीपीर पास का जीत लिया था, फिर भी इंडिया ने उसको वापस दे दिया, क्योंकि कोई बात नहीं, भले ही हमने जीत लिया, आप रखो यार, ऐश करो। अब पाकिस्तान को ये मिला और पाकिस्तान इसी हाजीपीर पास का यूज़ करते हुए इंडिया के अंदर घुसा था और कारगिल में हमारी वॉर हुई। अब सोचिए, अगर इंडिया ने वो दिया ही ना होता तो क्या पाकिस्तान आ पाता उधर? शायद ना भी आता, शायद आ पाता, शायद ना आ पाता। इसीलिए
बोला जाता है कि आपकी अगर ज़मीन है तो उसे मत दो, डेफिनेटली गिफ्ट तो मत ही करो एटलीस्ट यार, आपने जीती हुई है तो। चलिए इट्स फाइन। अगर ऐसा नहीं होता तो हो सकता था अपने सोल्जर भी बच जाते और हम वॉर भी काफ़ी जल्दी जीत जाते, बिकॉज ऐसा कहते हैं कि वो हाजीपीर पास है वही एक सोल लिंक थी जो कि ईजी एसेस देता था पाकिस्तान को। ओके इट्स फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप ध्यान रख लीजिए, कारगिल रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट क्या थी, सॉरी रिकमेंडेशन क्या थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट एवर कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया और यूएस के बीच में। कल्चरल प्रॉपर्टी, देखो होता क्या, हमारे बहुत सारे मंदिरों से, जो हमारे म्यूजियम से, वहाँ से बड़े बड़े आर्टिफैक्ट्स चोरी हो जाते हैं, जो एंटिक्स होते हैं वो चोरी हो जाते हैं, और ये जाते कहाँ पे, विदेश में चले जाते हैं जहाँ पे बड़ी बड़ी प्राइस में ये बिकते हैं। तो इसी के चलते इंडिया और यूएस के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है। इसका एम क्या रहेगा, तो सेम, ये जो इलीगल ट्रैफिकिंग होती है एंटिक्स की, उसको आपको रोकना है। अगर उसका इंपोर्ट होता है तो यूएस उसको भी रोकेगा, उसके ऊपर सर्टन कंडीशंस डालेगा, सर्टिफिकेट्स डालेगा, रेस्ट्रिक्ट करेगा उसको कि ट्रेड जो भी हो रहा है वो लीगल हो और कस्टम पे ही हमारा सामान हमें मिल जाए। सिग्निफिकेंस क्या है, तो कल्चरल डिप्लोमेसी अपनी बढ़ेगी, ऑफकोर्स टूरिज्म भी बढ़ेगा, एजुकेशन एनरिच होगा। चलिए देख लेते हैं अभी हमने काम क्या किया है भाई। अगर ये ट्रैफिकिंग हो रही है एंटिक्स की, उसके चलते क्या हमने काम किया, उसको रोकने के लिए हमने क्या किया हुआ है। तो ग्लोबल लेवल पे 1970 का यूनेस्को कन्वेंशन है। यूनेस्को कन्वेंशन काम क्या बोलता है कि इलीगल इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसफ़र ऐसे सभी कामों को ये रोकता है, प्रोहिबिट और प्रिवेंट करता है। ओके, आर्टिकल 9 ऑफ यूनेस्को कन्वेंशन, चलेगा आपको आर्टिकल याद ना हो तो, सिर्फ यूनेस्को कन्वेंशन इज़ फाइन। फिर है काशी कल्चरल पैथवे, सेम इसमें भी वही है। ये सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट आउटकम कहाँ से, G20 कल्चरल वर्किंग ग्रुप का आउटकम था। इसमें भी वही करना है कि आपको जो इलीगल ट्रैफिकिंग होती है उसको रोकना है, दैट्स इट। नेशनल लेवल पे हमने क्या किया, तो नेशनल लेवल पर एक्ट लेके आए हैं, एंटिक्विटीज़ एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट। ओके, और फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हमने बनाया, ऑफकोर्स जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंट्री की रिकवरी, जो भी एंटिक है उसकी रिकवरी करें। साथ ही साथ किया भी है उन्होंने, जिसकी 357 एंटिक्स को फॉरेन कंट्रीज से हम लेके आए हैं सिंस 1976। ओके, अभी क्वेश्चन इससे क्या आ सकता है, तो देखो डायरेक्टली तो इससे क्वेश्चन नहीं आ सकता है, बट अगर इनडायरेक्टली आता है कि कैसे इंडिया अपने कल्चर को रिवाइव कर रहा है, तो उसमें आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। और ग्लोबली कोई कल्चर पे आ सकता है तो उधर भी आप लिख सकते हो, यूनेस्को कन्वेंशन, काची कल्चर पैथवे। ओके, और ग्लोबलाइजेशन, अगर ग्लोबलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन है तो उधर उसके कॉन्स में भी आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि कैसे ग्लोबलाइजेशन की वजह से इलीगल ट्रैफिकिंग भी बढ़ गई है। लोग ज़्यादातर ट्रैफिकिंग लिखते हैं बट वो गन्स की लिखते हैं, ड्रग्स की लिखते हैं। आप कल्चर की भी लिखो, मस्त चलेगा, कैसे एंटीक भी ट्रैफिकिंग होता है, थोड़ा आपका आंसर यूनिक बन जाएगा। मार्क्स तो जितने मिलने उतने ही मिलने वाले हैं। चलो अभी शॉर्ट न्यूज़ हम कवर करते हैं। मैं ज़्यादातर पेन का यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी मेरी पेन ख़राब हो गई है, बट इट्स फाइन। चलिए, सबसे पहला है ग्रोथ इंडिया टेलीस्कोप। ये टेलीस्कोप हमने हेनले लद्दाख में लगाया हुआ है, जहाँ पे हमारी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी साइट है। ओके, इसका काम क्या रहेगा, तो सेम वही जो सारे टेलीस्कोप काम करते हैं। ये ग्रेविटेशनल वेव को स्टडी करेगा, सुपरनोवा को स्टडी करेगा, एस्टेरॉइड्स को स्टडी करेगा, दैट्स इट, इतना ही काम है, ठीक है। इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लेना है। ग्रोथ इंडिया टेलीस्कोप कहाँ पे लगा हुआ है, तो हेनले लद्दाख में। जहाँ हेनले लद्दाख में क्या है हमारा, तो इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी साइट। चलिए हाँ, इसमें एक और पॉइंट मेरा रह गया बताना कि ये फर्स्ट फुल्ली रोबोटिक ऑप्टिकल रिसर्च टेलीस्कोप है। ओके, रोबोटिक ऑप्टिकल। आगे बढ़ते हैं, मॉडल स्किल लोन स्कीम। देखो इसमें क्या है, तो आपको लोन मिल रही है किसके लिए, आपको कोई भी स्किल सेट सीखना है उसके लिए, दैट्स इट, इतना ही काम का है। आगे देखते हैं, थोड़ा सा बात देख लेते हैं। तो क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर स्किल डेवलपमेंट है 2015, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इसे प्रोवाइड करती है। इसका एम क्या रहेगा, तो एडवांस स्किल कोर्सेज के लिए आपको
लोन दिया जा रहा है, ये बैरियर फ्री होगा, डिजर्विंग स्टूडेंट को ये मिलना चाहिए ताकि फ्यूचर और अच्छा हो जाए, इंडस्ट्रीज में भी और अच्छे स्केल आ जाए। लोन अमाउंट की लिमिट क्या रखी गई है, तो 7.5 लाख रुपीज़ रखी गई है। फ्रॉम 7.5 लाख रखी गई है, पहले ये 1.5 लाख रुपये ही थी। अभी NBFC माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट स्मॉल फाइनेंस बैंक वो भी एलिजिबल है स्टूडेंट को लोन देने के लिए। ओके, क्वेश्चन क्या इससे आ सकता है, डायरेक्टली नहीं आ सकता है, बहुत कम चांसेस है। बट अगर ज़बरदस्ती आपको जानना है तो कैसे आएगा कि भाई ये लोन सिर्फ आप SBI के थ्रू या फिर गवर्नमेंट बैंक के थ्रू ही ले सकते हो, तो नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। NBFC भी देती है, स्मॉल फाइनेंस बैंक भी देती है, माइक्रो फाइनेंस बैंक भी देती है। साथ ही साथ इस लोन के अंदर, इस लोन को कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है वो क्वेश्चन आ सकता है, तो स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और ये कौन से एक्ट तो नहीं, बाकी कौन सी स्कीम के अंदर आता है वो पूछ लिया जा सकता है। ओके, बाकी ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आते हैं। जो आपको करंट के ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो बड़ा न्यूज़ में चल रहा है और जो बेसिक है, एकदम छोटा सा पपलू सा कोई उठा के आपको उधर नहीं पूछने वाला है। अगर वो पूछ लेते हैं तो हाई चांस है कि वो किसी को भी नहीं आएगा, आपको ही नहीं, वो किसी को भी नहीं आने वाला है। तो डरना नहीं है छोटी छोटी न्यूज़ के लिए। चलिए, बट आइडिया आपको हर एक होना चाहिए, इसीलिए हम करंट अफेयर करते हैं। फिर बिम्स्टेक न्यूज़ में था, इंडिया ने बोला था कि भाई जो ड्रग की ट्रेड हो रही है इलीगल, उसके रिलेटेड बिम्स्टेक को कुछ करना चाहिए, काउंटर टेररिज्म को भी सामने बिम्स्टेक को कुछ करना चाहिए। बिम्स्टेक क्या है, तो बिम्स्टेक ग्रुप है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। इसमें जो हमारी इंडिया है और इंडिया के साथ जो भी बे ऑफ बंगाल की कंट्रीज़ है, मतलब जो बे ऑफ बंगाल के साथ बॉर्डर्स बनाती है, वैसी कंट्रीज़ को हमने पार्टनर बना के रखा है, जैसे कि बांग्लादेश, इंडिया डेफिनेटली, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान। अभी आप बोलोगे नेपाल और भूटान तो बॉर्डर नहीं बनाते हैं, बट फिर भी हमने रखा है क्योंकि वो एक्सेस जो भी अपना ट्रेड करते हैं वो बे ऑफ बंगाल से ही करते हैं, ठीक है। इसका सेक्रेटरीट कहाँ पे, ब्रांच कहाँ पे, इसके हेडक्वार्टर ढाका, बांग्लादेश। और इंडिया ने वही कॉल दिया है कि बिम्स्टेक के मेंबर्स को ड्रग ट्रैफिकिंग को और काउंटर टेररिज्म को रोकने के लिए कुछ करना चाहिए। चलिए, एशियन डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर हमने बनाया है। इसका काम क्या है, तो भाई तो एशिया में जो भी डिज़ास्टर रहते हैं उसको कम करना है और क्लाइमेट रेजिलियंस लेके आना है, और एशिया पैसिफिक रीजन में। अभी के लिए उसका इंडिया चेयर बना है, इससे पहले चाइना चेयर था, चेयर मतलब हेड था। ओके, ये किसका भाई ग्रुप में कौन इसको फाउंड किया, तो इंडिया, साथ ही साथ उसके 8 नेबरिंग कंट्रीज़ मिलकर इसको फाउंड किए हैं। इसका हेडक्वार्टर बैंकॉक थाईलैंड में है। ओके, कुछ खास नहीं है। नॉन टैरिफ मेजर, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए अगर ना आइडिया हो तो। होता क्या है समझ लीजिए, ये इंडिया है, ये चाइना है। अभी चाइना क्या कर रहा है कि वो कोई चीज़ 2 रुपये में बना रहा है और वही चीज़ हमारे यहाँ पे बन रही है 10 रुपये में। तो चाइना क्या करेगा कि हाँ भाई इंडिया में बेचो। अभी समझ लो इंडिया में ये बेचने के बाद ये चीज़ पड़ रही है, मैं 2 रुपये वाली पड़ रही है 4 रुपये में। तो मुझे बताओ, एज अ कस्टमर आप कौन सी चीज़ खरीदोगे, 4 रुपये में जो पड़ रही है सेम चीज़ वो, या फिर सेम चीज़ जो 10 रुपये में पड़ रही है वो? डेफिनेटली 4 रुपये वाली, राइट, क्योंकि ऑलरेडी हम पैसा बचाना चाहते हैं। तो इसी के लिए जो ऐसी सस्ती चीज़ें हमारे मार्केट में ना आ जाए और हमारी मार्केट को ख़राब ना कर दे, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चर है उसको तो बड़ा नुकसान हो जाएगा ना। तो इसको काउंटर करने के लिए इंडिया क्या, कोई भी कंट्री होती है वो एक बैरियर लगा देती है, उसके ऊपर टैक्स लगा देगी ज़्यादातर, और ड्यूटी लगा देगी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती है। बता ही देता हूँ, एंटी डंपिंग क्या होता है कि आप हमारे यहाँ पे कोई भी सामान ऐसे डंप मत करो, उस डंप मतलब ये बहुत सस्ता सामान है उधर डाल दो, जल्दी बिक जाएगा, उसके रिलेटेड। और काउंटर वेलिंग मतलब सेम ही है कि ज़्यादातर सामान आता है तो उसके ऊपर हम ड्यूटी लगा देते हैं। उसको कभी न्यूज़ में आएगा तो फिर से हम समझ लेंगे, इधर ये देख लेते हैं। तो जो पैसों वाली ड्यूटी लगाते हैं उसको हम बोलते हैं टैरिफ बैरियर, ठीक है, टैरिफ बैरियर। और दूसरा होता है नॉन टैरिफ बैरियर। इसमें क्या करेंगे, हम पैसा तो डायरेक्टली नहीं बढ़ाएंगे बट दूसरे रेगुलेशंस बढ़ा देंगे। कौन से रेगुलेशन बढ़ा देंगे, जैसे कि हम सैनिटरी फाइटो सैनिटरी मेजर्स का लगा देंगे। ये क्या होता है कि भाई सफाई, हाइजीन, वो सब के जो मेजर्स होते हैं वो मेजर। फिर प्राइस कंट्रोल रख देंगे कि भाई इसकी इतनी प्राइस तो नहीं, इसको आप कम से कम
₹4 नहीं, ₹8 में बेचो, तब हम देखेंगे। कोई कोटा लगा दें या फिर कि इतना ही माल हम खरीद सकते हैं, 10 किलो से ऊपर नहीं खरीदेंगे। फिर टेक्निकल बैरियर लगा दें कोई भी। तो ऐसे जो पैसों के से डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो, वैसे हम अगर बैरियर लगा देते हैं तो उसको हम बोलेंगे नॉन टैरिफ बैरियर। दैट्स इट। ठीक है। WTO की डेट रिपोर्ट आई थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, और उन्होंने बोला इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट नॉन टैरिफ बैरियर लगाने वाला कंट्री है। ठीक है, बाकी हमने देख लिया। ठीक है, ये क्यों लगाता है, अगर न समझ में आया तो मुझे बता देना। चलिए आगे देखते हैं। टेलम अमेर, ये क्या है? यह है सेंट हिलेरियन। ये वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर साइट बन चुकी है इन पैलेस्टीन। जैसे हमने वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखी, वैसे ही एक लिस्ट बनती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर, मतलब जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ऑलरेडी, ठीक है, और वो अब डेंजर में है, तो इसको हम बोलते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर लिस्ट। ओके, वही है। अभी इस ये डेंजर लिस्ट के अंदर आ चुका है सेंट हिलेरियन मोनास्ट्री या फिर तेल अमेर इन पैलेस्टाइन। पैलेस्टाइन कहाँ पे? तो इजराइल वाले एरिया में। ओके, उसका डिस्प्यूट आपको डेफिनेटली पता ही होगा, इतना न्यूज़ में है, और कभी बड़ा न्यूज़ में आएगा या फिर छोटा में भी आएगा, फिर कभी हम बता देंगे आराम से। इधर हम तेल अमेर की बात करते हैं। तो जो सेंट, दोनों का एक ही नाम है, सेंट हिलेरियन वही है। ये क्या है? तो भाई अर्लीस्ट मोनास्टिक साइट है मिडिल ईस्ट की, 4th सेंचुरी में ही ये बन गई थी। ये फर्स्ट मोनास्टिक कम्युनिटी इन होली लैंड है। ओके, तो इन शॉर्ट काफ़ी पवित्र जगह है और इसीलिए इसको वर्ल्ड हेरिटेज टैग मिला था, बट अभी ये वॉर के चलते डेंजर में है, इसीलिए इसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ऑफ डेंजर में डाल दिया गया है। दैट्स इट। क्वेश्चन क्या आ सकता है? कुछ भी नहीं, सिर्फ इसकी लोकेशन कि ये कहाँ पे है। ओके, आगे लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। अभी देखो क्या होता है कि हर एक बैंक को अगर वो डिफ़ॉल्ट ना हो जाए, उसकी कंडीशन समझ लो बहुत ख़राब हो जाती है, तो अपना तो पैसा चला जाएगा ना। समझ लीजिए मैंने अपने SBI में 10 रुपये डाले हुए हैं और बैंक एकदम ही नीलाम हो जाए, तो हमारे तो 10 रुपये गए। तो इसी के चलते बैंक अपने अपने अलग अलग रिजर्व रखती है, ताकि कोई सी भी कंडीशन आ जाए उसके पास रिजर्व पड़ी हो, सेविंग पड़ी हो। ओके, वैसे ही वन ऑफ द रिजर्व का नाम है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। इसके अंदर क्या होता है कि बैंक को एक बफर रखना है, मतलब सेविंग रखना है, रिजर्व रखना है, अमाउंट ऑफ पैसा जो कि उसने पिछले महीने 30 दिन के अंदर डिमांड डिपॉजिट आई थी। ओके, चलिए समझा देते हैं। जैसे कि समझ लीजिए ये मंथ चल रहा है अपना जुलाई, बैंक के पास लास्ट 30 डे में, ये समझ लीजिए 1 जुलाई है, लास्ट 30 डे में मतलब कि 30 जून तक समझ लीजिए जो भी डिमांड डिपॉजिट थी, मतलब कितने लोग बैंक से पैसा उठाने गए जो अपना ही पड़ा हुआ था उसके अकाउंट में, वो 1000 रुपये था। तो बैंक को अभी अगले टाइम के लिए 1000 रुपये, अगले नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए 1000 रुपये साइड में रख ही देने हैं कि भाई आप 1000 रुपये साइड में रख के चलो, क्योंकि अगर पिछले महीने 30 दिनों में आपके 1000 रुपये उठे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि अगले महीने भी आपके 1000 रुपये तो उठेंगे ही उठेंगे। अभी समझ लीजिए जुलाई में 1000 न उठ के 1100 चले गए, 1100 की डिमांड डिपॉजिट आ गए, तो जो अगस्त आएगा उसमें उनको कितना रखना पड़ेगा? 1100। यू गॉट इट राइट। तो पिछले 30 डेज में जितना भी डिमांड आया था उनके पास, उतना पैसा उनको बफर में रखना पड़ेगा, सेविंग में रखना पड़ेगा। यही है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, कि कितनी लिक्विडिटी आपके यहाँ से उठ रही है उतना ही आप कवरेज रेशियो साइड में रखिए। ओके, और ये रेशियो होता किसका है? तो जितनी भी बैंक की अर्निंग होती है उसके मुताबिक ये रखा जाता है कि भाई इतना परसेंट वो सब। ओके, ये परसेंटेज कौन डिसाइड करता है? तो RBI डिसाइड करता है, और RBI ही बोलता है कि इतना रख लीजिए भाई साइड में अपना। हाँ, हाई लिक्विडिटी एसेट्स, टोटल नेट कैश आउटफ्लो ओवर नेक्स्ट 30 डेज। ओके, अभी के लिए कितना रख दिया गया है, जितना भी हो, चलो वो वेरी करता है बैंक के ऊपर। और ये लिक्विडिटी कवरेज रेशियो का जो नॉर्म है वो कहाँ से आया हुआ है? तो बेसल एग्रीमेंट साइन हुआ था, वहाँ से आया हुआ है। बेसल क्या है? तो देखो बैंक के लिए, बैंक की कंडीशन ग्लोबली अच्छी करने के लिए बेसल जगह है, वहाँ पे हमने ग्लोबली मीटिंग की हुई है बहुत सारी। वैसे 1 2 3 तीसरी जो मीटिंग हुई थी वहाँ पे बेसल नॉर्म 3 बने थे, और उसके अकॉर्डिंग जो भी हमने फ्रेमवर्क बताया कि भाई बैंक को ऐसा भी करना चाहिए, वैसा भी करना चाहिए,
वो सब एग्रीमेंट के चलते वन ऑफ द टॉपिक था जो था लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। और भी बहुत सारे थे, हम इकोनॉमी जब पढ़ेंगे तब उसको डेफिनेटली देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक्स, तो 33rd एडिशन ऑफ ओलंपिक स्टार्ट हो चुका है पेरिस में। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 32 डिफरेंट स्पोर्ट्स खेले जाएंगे। नए एडिशन कौन से हैं गेम में, तो स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग है, स्केटबोर्डिंग है, सर्फिंग है, ब्रेकिंग है, ब्रेक डांस, ये सब नए स्पोर्ट्स हैं। अभी ओलंपिक की बात करें तो ये कहाँ से शुरू होता है, तो सबसे पहले ये एथेंस ग्रीस में शुरू हुआ था 1896 में। तब से ये हर 4 साल पे होता है। ओके, फिर क्या है रिंग सिंबलाइज, हाँ जो ओलंपिक होता है उसकी ऐसी रिंग होती है ना, ऐसे। अब ये रिंग क्या सिंबलाइज करती है, तो रिंग सिंबलाइज करती है अपने 5 पार्ट ऑफ वर्ल्ड जहाँ पे ओलंपिक मूवमेंट चलती है। दैट्स इट, ठीक है, कि वर्ल्ड के जो भी पार्ट है जहाँ पे ओलंपिक चलता है। और इसका मोटो क्या है ओलंपिक का, तो मोटो है CTS LTS 40S, मतलब कि फास्टर हायर एंड स्ट्रॉन्गर। ये लैटिन वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर। ओके, प्लेसेस इन न्यूज़ भी देख लेते हैं। आखिरी न्यूज़ है हमारी, प्लेस है लाटविया। देखो हम जब यूरोप में जाते हैं, ये यूरोप है ऐसा समझ लीजिए, गलत बना दिया मैंने, ये यूरोप है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये, तो इसी को पकड़ लो ऐसे। अरे यार मेरा पेन ठीक से नहीं चल रहा है। ये यूरोप वाला हिस्सा है, और जो यहाँ पे ये जो स्नैक जैसा दिख रहा है ना, वो है ये पार्ट। ओके, और यहाँ पे जो कंट्रीज आती है उसकी क्रोनोलॉजी यही है, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, रशिया। रशिया का एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पे बनता है, कालिनिनग्राड है ये। बाकी रशिया यहाँ पे है पूरा का पूरा, एक छोटा सा रशिया का हिस्सा यहाँ पे भी है। बस यही है न्यूज़। ये लाटविया न्यूज़ में था। न्यूज़ में क्यों था, तो इंडिया का ऑपरेशन गया था लाटविया के अंदर, मिशन गया था न्यू रेसिडेंट बनने के लिए। ओके, क्वेश्चन क्या आ सकता है, तो बाल्टिक सी के साथ कौन कौन सी कंट्रीज बाउंड्री बनाती है, फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा, नॉर्थ सी के, यहाँ पे नॉर्थ सी है, नॉर्थ सी के साथ कौन कौन सी कंट्रीज बाउंड्री बनाती है। फिर नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन कहाँ से कहाँ तक निकलती है, तो ये रशिया से जर्मनी यहाँ पे जाती है, तो ये बाल्टिक सी से। नॉर्थ स्ट्रीम 2 भी बाल्टिक से है। अभी अभी हमने ये पूछ भी लिया था, जो रेड सी से निकलती हुई है अपनी ये क्या पाइपलाइन, उसका क्वेश्चन आ गया था 24 में ही। चलिए, तो यही इधर की कंट्रीज़ आपका फ़र्ज़ है कि अभी आप याद कर लोगे। बाल्टिक सी की कंट्रीज़ भी याद करोगे और नॉर्थ सी की कंट्रीज़ भी याद करोगे। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और आपको समझ ना आ रहा हो तो मुझे बता दीजिएगा, और आ रहा हो तो भी बता दीजिएगा। सुनने के लिए शुक्रिया। जय हिंद।